Good morning to all. Today we are going to understand the electrochemistry, and in this lecture we will discuss the first part of the electrochemistry, which will deal with about the conduction, Colruy's law, and its applications. Now, first of all, what is important? The term electrochemistry is very much required to understand. First of all, electrochemistry is a specialized field within the realm of chemistry that centers on the utilization of electric energy, which is derived from chemical processes that occur spontaneously, as well as the application of the electrical energy to induce chemical reactions that are non-spontaneous in nature. मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर दो भागों में हम डिवाइड करें, वो बताता है कि इलेक्ट्रिक एज वेल एज द केमिस्ट्री. मीन्स the electricity associated with the chemistry or chemical reaction, this kind of study is being carried out in the electrochemistry section. First of all, we need to understand what is the electrolyte and solution of electrolytes. Electrolytes are the chemical compounds that dissociate into ions when dissolved in solution, hence enabling the conduction of electric करंट. ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मोल्टन स्टेट में डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे. इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. बेसिकली पहला कैटेगरी जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, दूसरा है मीडियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी, और तीसरी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिग्निफिकेंट, जिनका जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है सिग्निफिकेंट होता है, और जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो होती है अल्फा की वैल्यू मोर देन 30%. जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, अगर इनकी डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन है ग्रेटर देन 30% है, तो हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव HCl, HBr, HClO4, H2SO4, HNO3, HI, NaOH, KOH, KCl, KBr, NaCl, in addition to other ionic compounds that are soluble. मीडियम स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू 2 से लेके 30% तक होती है, जिसमें हमारे पास H3PO4 होता है, H3PO3 होता है. उन्हें हम मीडियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन टेंडेंसी बहुत कम होती है, और जो अल्फा की वैल्यू जिनके लिए डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन होता है वो लेस देन 2% होता है, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है H2S, HCN, H2CO3, HF, CH3COH, NH4OH, और भी हो सकते हैं, बट टेंडेंसी हमें देखनी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी. बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन प्रोसेस वी कैन सबडिवाइड द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि व्हेन अ फ्लो ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड विद इन अ सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन में या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड की जाती है इलेक्ट्रिकल सेल में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी. इलेक्ट्रोलिसिस जो है ऐसा टर्म है जो कि इस प्रोसेस को समझाने के काम आता है. और द फ्रेज इलेक्ट्रोलिसिस मे बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रो which means the term electricity, and lysis means the term that indicating a link or interaction. It is possible to provide a thorough definition of term electrolysis by combining these components, जिसमें क्या होगा, एक कैथोड होगा जिसमें which electrons are injected into the cell at which एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया जाता है सेल में, जो हो सकता है बैटरी या सेल से हमें मिल रहा हो. यानी बैटरी और सेल से हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एनोड में और कैथोड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, तो
उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें एक केमिकल रिएक्शन होंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग द करंट ऑन एनी केमिकल cell, we will say electrolytic cell, the chemical reaction is carried out within this particular cell. तो एक कैथोड होगा उसमें और एक होगा एनोड, और in some cases the oxygen will escape from the anode section. This is the property of electrolytic solution. Now we need to understand few terms like resistance. Resistance किसे कहेंगे? अपोजिशन ऑफ कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी रेजिस्टेंस, अर्थात जो रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी होता है उसको ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जितनी कंडक्टिविटी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और व्हेन ए कंडक्टर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ एल, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है और उसका एक जो प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो होता है आर। आर मीन्स द रेजिस्टिविटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, बट दिस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और इसके आधार पर जो इन दोनों के बीच को जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो हमें मिलती है और वो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रो। आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। और रो जो है वह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं सिस्टम की। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड द रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में ओम इसकी यूनिट होगी। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी उसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसको स्पेसिफिक कब मानेंगे? जब हम एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 ले लेते हैं, तो अब आर रो के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज सम concept behind the resistance, and in one way it is the reciprocal of conductivity. Now what is the conductance basically, और इसकी बात करते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस that is shown by electrolytes in impeding the passage of electric current. It serves as an indicator of the conductor's electrical conductivity, and it is commonly expressed as a per ohm या महो। जो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है वह महो के रूप में जानी जाती है या ओम इनवर्स के रूप में जानी जाती है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ वी विल लर्न दी अबाउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन इज रिफर्ड टू एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज इंडिकेटेड बाय कप्पा के कप्पा की तरह इसको इंडिकेट किया जाता है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो ये बात हम कर चुके हैं। तो रो जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए जो 1 अपॉन रो है ये है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा इज नाउ इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो कप्पा ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर को हम कंडक्टेंस बोलते हैं इंटू एल अपॉन ए, मीन्स द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नाउ इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस। The ability of all the ions that are included in 1 mole of electrolytes। मतलब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जो रिक्वायर्ड होगा, जो जिसकी बेसिस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो जो कि किसी भी केस में मेजरमेंट ऑफ द
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम दे सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू specific conductance into volume in cubic centimeter which contains 1 mole of the electrolyte solution, means it is indicated by the capital lambda m indicating the molar conductivity or conductance, kappa is a specific conductance, and v is a volume here which is in 1 mole of electrolyte. And if we consider the molar concentration in mole per liter, then lambda equivalent can be written in this terms, especially अगर हम यहाँ पे m की बात करें तो lambda m is equal to 1000 upon m. M is a molar concentration up into kappa. The unit of molar conductance is now मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मोहो को हम क्या बोलते हैं, सीमेन भी बोलते हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, जिस प्रकार से मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत थी, वहीं पे जब एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तब उस एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस दिखाई जाती है या कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड इसको अगर समझे हम तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू द वॉल्यूम इन cubic centimeter which contains 1 equivalent of the electrolyte. The most important thing is the 1 equivalent of electrolyte, and it is indicated by lambda eq, that is kappa into v. V is the volume, kappa is, we have already mentioned it, it is specific conductance. तो इसके केस में यहाँ पे नॉर्मलिटी यूज की जाएगी, तो वॉल्यूम को हम नॉर्मलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 upon n, and here we have the multiplied by the kappa. So the difference between the molar conductance and equivalent conductance is only the concentration terms in 1 mole in case of molar, and in case of equivalent, that is 1 equivalent of electrolyte. Now we have to identify the equivalent conductance at infinite dilution. This kind of conductivity is exhibit a trend, and that trend is upward as a dilution rises. मतलब जैसे हम किसी भी लिक्विड कंडीशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है अगर डाइल्यूशन ऐड करते, पानी बढ़ाते रहते हैं या डाइल्यूट करते रहते हैं, कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ते जाती है, जब तक कि वो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, और सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड इट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। और उस कंडीशन में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना चाहे हम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू, दैट इज इंडिकेटेड बाय अल्फा, इज लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। यहाँ पे एक इन्फिनिटी टर्म आया, मतलब द कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन, तो उसका रेशियो जो अल्फा होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। अगर हम वेरिएशन देखना चाहें तो वेरिएशन समझ लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो 2 प्रकार के फैक्टर्स से डिपेंड करती है, एक तो आयंस की क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी ऑफ वाटर, मींस डाइल्यूशन कितना किया है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, कंसिक्वेंटली एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मतलब पानी बढ़ाया जाता है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कम हो जाती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इतने नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या होने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं, उनका एरिया, उन आयंस का जो एरिया है मूवमेंट के लिए बढ़ तो जाएगा, दिस इज यू डिक्रीज, लेकिन क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ आयंस के, और वाटर मॉलिक्यूल के आयन उसमें बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 cc की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो डिक्रीज करती है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। बात करें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डाइल्यूशन के टर्म्स में समझने की, तो उसमें समझ लेते हैं कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एट्रीब्यूटेड in the presence of the ions
which becomes more pronounced as electrolytes is further diluted. This is because the extent of dissociation of the electrolytes increases as the dilution level rises. इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है अपवर्ड ट्रेंड दिखाती है, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन में जो कि लगभग एक इक्विवेलेंट या एक मोल होती है वह डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ते जाती है। अगर बाद में हम कोलरॉस की बात करेंगे, कोलरॉस ने एक नियम बनाया था उसको हम समझेंगे। कोलरॉस ने एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी, उन्होंने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी पर चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम फर्दर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है जो इजीली समझा पा रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या सिचुएशन रहेगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमारे पास HCl है, हमारे पास NaCl है सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हमारे पास है, सोडियम एसिटेट। तो ये क्या करते हैं, एक लीनियर एक लाइन दिखाते हैं। इसका मतलब है कि as soon as the dilution increases means the concentration decreases, there is an increase when the square root of the concentration decreases, there is an increase, a linear increase after a certain period of time. When the dilution is zero means when the square root of the concentration approaches zero, the plot against the lambda and root c can be extended to the estimated value of lambda infinity. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वहाँ पर हम इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू पर एक वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड के वीक इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी में हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं देखते हैं कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, डाइल्यूशन बढ़ते जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट राइज है। और जो कि क्या कर रहा है, लैम्डा इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कंसंट्रेशन आर लो। जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस तरीके से हम देखते जाते हैं, हेंस इंपीडिंग द एबिलिटी टू ऑब्टेन अ प्रिसाइज एस्टिमेशन of lambda m. A significant rise in the value of lambda is observed when concentration are low, hence impeding the ability to obtain a precise estimation of lambda infinity. So the value of lambda for a weak electrolyte cannot be determined from the exploration of the curve to the zero concentration. अगर हम जीरो कंसेंट्रेशन की तरफ लेके भी जाएं तो ये क्या है, एक कॉन्स्टेंटली क्या होता है, इंक्रीज करते रहता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, जबकि स्ट्रॉन्ग की हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आता है कार्लोस लॉ। कार्लोस जो है उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने कहा कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वह इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस यानी कैटायन और एनायन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको ऐड करके कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब जो कंडक्टिंग पावर है उस कंडक्टिंग पावर में इंडिविजुअल आयन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिविजुअल आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी है उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो वह उस केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिखा सकता है। इसको मैथमेटिकली ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं हम, जिसमें कि लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नाउ इक्वल टू द number of ions, especially in the case of cation, and the lambda means the equivalent conductivity of that cation at infinite dilution plus number of anions into the equivalent conductivity of the anion at infinite dilution. तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आसानी से लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल्स हमने देख लिए पहले, सी और ए जो है वो क्वांटिटीज़ हैं कैटाइंस और एनाइंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के लिए कैटाइन और एनाइन की वैल्यू एक रहती है, तो इसके लिए लैम्डा एम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COH इज इक्वल्स टू द इंडिविजुअल कैटाइन दैट इज H पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की इक्वल समेशन के इक्वल होगा। हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल है। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोराइड मैग्नीशियम है 1, क्लोराइड है 2, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
lambda equivalent MgCl2 at infinite dilution is equal to lambda Mg2 positive at infinite dilution plus 2 into lambda Cl infinite, because the value of Cl are 2. Now what will be the application of the Colrausch law? और कॉलरॉस लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती है। इससे पहले हमने जो ग्राफ के बेसिस पे समझा था। तो ये क्या बताता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। कुछ फॉर्मूले हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास HCl है, CH3COOH है, NaCl है। तो हमारे पास 3 प्रकार की जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हैं, तो हम आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम COH की जगह CON हम Na बोलेंगे, तो हम देखेंगे कि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू के बेसिस पे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, HCl की वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम सोडियम के एसीटेट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जोड़ देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं NaCl के इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो क्या होगा, अगर हम इसको इलाबोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लॉ, तो ये जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव, क्योंकि इसमें H और Cl है तो HCl आ जाएगा, प्लस Na पॉजिटिव और CO3 निगेटिव है, तो माइनस कर रहे हैं हम NaCl के साथ। तो यहाँ देख रहे हैं हम ये वैल्यू माइनस की वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, Cl की वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बच गया लैम्डा H पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस लैम्डा CH3CO निगेटिव इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा इक्विवेलेंट CH3COH। तो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बेसिस पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर की वैल्यू निकाली जा सकती है। दूसरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो कि अल्फा वैल्यू है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशंस रहेंगी। बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होता है लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इन्फिनिटी इक्विवेलेंट conductivity for a certain concentration and equivalent conductivity at infinite dilution। तो इन दोनों की वैल्यू की मदद से हम अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं ये हमारे पास कॉलरॉस लॉ है जो कि इंडिविजुअल आयन के कैटायन और एनायन के कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिखाता है। अब बात करते हैं स्पायरिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए भी इसकी वैल्यू जो कॉलरॉस लॉ है वो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है AgCl, BaSO4, CaCO3, Ag2, CrO4, PbSO4, PbS, FeOH का होल थ्राइस। ये क्या होते हैं, स्पायरिंगली सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि जो बहुत कम घुलते हैं, घुलनशील कम होते हैं, उनकी अगर सोल्यूबिलिटी निकालना चाहें तो हम आसानी से इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, तो जो कि इस तरीके से है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। और दूसरा हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है आयनिक मोबिलिटी निकालने की। आयनिक मोबिलिटी हम जानते हैं किसी भी कंडक्टिविटी की उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी आयनिक मोबिलिटी कि कितना वो मोबाइल होगा। तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहे तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इसके बेसिस पर आयनिक मोबिलिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला जा सकता है। तो इसके आधार पर आयनिक मोबिलिटी हम निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसका ये कुछ इक्वेशन हमारे सामने देखने को मिल रही है। ओके, this is the end of the part first electrochemistry. If you like actually the video, so hit the like button, share it, subscribe Gurukul Jyoti channel, and thanks for watching.